Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों आप सबको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पता होगा। जैसा कि नाम में मेंशन भी है, ये हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव हुई है पहले के मुकाबले, उसके बारे में हमें एक आइडिया मिलता है। और इस इंडेक्स को मंथली रिलीज किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब जो मार्च महीने का डेटा है ना, वो हमारे सामने आया। आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर उस बात को देख भी पा रहे होंगे कि जो मार्च 2026 हमारा ये जो नंबर था ना, ये 4.1% है। और अगर आप ज़रा इसको कंपैरिजन करोगे तो पिछले 5 महीने के अंदर ये सबसे लोएस्ट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले डाउट तो दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे ये नंबर्स कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, कम नहीं बोलना चाहिए, ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पिछले मंथ्स के अंदर रही है। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण तो आपको वेस्ट एशिया क्राइसिस का ही आपको देखने को मिलेगा। अब पॉइंट पता क्या है कि जो ईरान के अंदर, ठीक है, जो युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान US का, तो उस वजह से क्या हो रखा है ना कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ पे नीचे इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स के अंदर भी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम रही है। सो ये सारी बातें हैं। पर एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशिया वॉर की वजह से ही है। अगर हम जनवरी से ही डेटा देखें ना, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि पहले से ही ग्रोथ कम हो रही थी। पर ये जो वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस आया, इससे हमारी ग्रोथ को फर्दर इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों आप लोग एक और पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में जानते होंगे, जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है। ये वो 8 कोर सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बाकी और सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, 40% से भी ज़्यादा वेटेज इन्हीं 8 कोर सेक्टर से आता है। राइट। और इसको रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बार डिस्कस कर रखा है। अब अगर हम बात करें ना, तो ये जो नंबर था इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का, ये काफी खराब आया था। पर IIP वो 4.1% है, कम है, पर एज कंपेयर टू इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हमें ठीक नंबर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि चलो, इसके हिसाब से तो ये नंबर हमें ठीक ही देखने को मिल रहा है। हालांकि हमें और ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। पर कई इकोनॉमिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट हमने देखा ही है। आने वाले महीने में, जैसे अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ, ये डेटा जब आएगा ना, ये हमें एक्चुअल में बता पाएगा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस का भारत के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया है। इसके साथ साथ दोस्तों एक दूसरी खबर भी है, वो है SCO के रिगार्डिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी पता क्या हो रहा है? बिश्केक, बिश्केक आप जानते हो कहाँ पर है? बिश्केक दोस्तों है किर्गिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर किर्गिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। एंड उसी मीटिंग के अंदर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो, हमें मिलकर टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। हम सबको यूनिफाइड अप्रोच यहाँ पे लेकर आनी है टेररिज्म को समाप्त करने के लिए। भारत ने बताया कि कैसे हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पे जिक्र किया कि कैसे हम चाहते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर से खत्म करना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम यहीं पर हमारे रक्षा मंत्री जी की चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी यहाँ पे बातचीत हुई, उनको भी उन्होंने यहाँ पे मिले। राइट। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर मीटिंग थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है रीजनल सिक्योरिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में कॉपरेशन के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों डेट है आज की 29 अप्रैल 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया टू बिड फॉर 2038 एशियन गेम्स। 2038 के जो एशियन गेम्स होंगे ना, उसके लिए भारत कोशिश कर रहा है कि वो जो गेम्स हो वो भारत के अहमदाबाद के अंदर हो। भारत दरअसल में चाहता है कि अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी जो मल्टीपल स्पोर्ट्स वाली हब होते हैं, एक तरह से उसको हम डेवलप कर पाएं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो अहमदाबाद में ही होंगे। उसके अलावा 2036 के ओलंपिक्स के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2036 ओलंपिक्स गेम भारत कंडक्ट करवा पाए। उसी तरह से हम 2038 के एशियन गेम्स के लिए भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यहाँ पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सबमिट किया है कि हम यहाँ पे कंडक्ट करवाना चाहते हैं।
तो आने वाले दिनों के अंदर जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होगा वो भारत विजिट करेगा, देखेगा कि भारत के अंदर प्रॉपर तैयारियां हैं या नहीं हैं, या तैयारियां की जा सकती हैं, एंड उस हिसाब से फिर भारत को यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ दे दी जाए कि हम इनको होस्ट करें 2038 के एशियन गेम्स को। क्या भारत ने पास्ट के अंदर भी इनको होस्ट किया है? आंसर इज बिल्कुल हाँ। देखो इनफैक्ट ना, अगर हम बात करें एशियन गेम्स की जो शुरुआत थी वही 1951 के अंदर हुई थी। और पहली बार जब ये हुए एशियन गेम 1951 के अंदर, तो भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर ही हुए थे। तो भारत ने बल्कि शुरुआत ही करी थी एशियन गेम्स की 1951 में होस्ट करके। उसके अलावा 1982 के अंदर हमने एशियन गेम्स को होस्ट किया, और कॉमनवेल्थ गेम्स तो हमने, आप जानते ही होंगे, 2010 के अंदर हमने होस्ट करी थी। हालांकि थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी रही इसके रिगार्डिंग, थोड़े स्कैम्स वगैरह भी, बट फिर भी हमने 2010 में इनको ऑर्गेनाइज करवाया था। बाकी रही बात एशियन गेम्स की, तो एशिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के तौर के ऊपर इनको देखा जाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इनको ऑर्गेनाइज करवाती है, हर 4 साल बाद होते हैं जैसे कि ओलंपिक्स ही होते हैं। एंड आने वाले एशियन गेम जैसे 2026 में नगोया में होंगे, 2030 में दोहा में, और 2034 में रियाद में। ठीक है, आप लोग बताना कि नगोया, दोहा, रियाद ये कौन सी कंट्रीज में आते हैं। डेफिनेटली आप लोग इनको कमेंट्स मुझे ये बताना। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज साइबॉर्ग बॉटनी। देखो ये वर्ड सुनने में आपको टफ लग रहा होगा कि यार साइबॉर्ग बॉटनी बहुत ही अजीब सा नाम है, बट अगर आप इसका मीनिंग समझोगे आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ आ जाएगा। देखो होता पता क्या है, एक वर्ड है बॉटनी। बॉटनी तो आप समझते होंगे, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे प्लांट्स की। अब अगर मैं इन प्लांट्स के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दूं, तो वही बन जाता है क्या, इट बिकम्स साइबॉर्ग बॉटनी। समझ पाए कि जैसे आप अपने बात करते हो अपने प्लांट्स की, ठीक है ना। अब प्लांट्स में आपने कुछ आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स लगाए, क्यों लगाए? देखो कहीं ना कहीं वो एक काम करेंगे एज अ सेंसर का। सेंसर्स लगा दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिए, तो उससे आपका जो प्लांट है ना, वो एक तरह से क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ स्मार्ट प्लांट। अब ये जो स्मार्ट प्लांट होगा, ये सेंस कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सेंसर कैसे लगाए जाते हैं? देखो सेंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नैनो सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होगी, सर्किट्स हो गया। उससे फायदा पता क्या होगा, अब प्लांट्स को पता लगता रहेगा कि न्यूट्रिएंट लेवल कितना है मिट्टी के अंदर, न्यूट्रिएंट लेवल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है या बाकी चीज़ों की कितनी मात्रा है, और ये सिग्नल फिर हमारे किसान को जाएगा, और किसान फिर अकॉर्डिंगली सही फर्टिलाइजर को मिट्टी के अंदर डाल पाएगा। यहाँ फायदा हो सकता है। इसके अलावा सेंसर लगाने का ये भी फायदा है कि प्लांट को मान लो कोई डिजीज हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ उसको, तो हमें जो सिम्टम्स है ना वो पहले से ही मिल जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, आपके टमाटर की बात कर लो, टमाटर में कई बार फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, तो अगर हमने यहाँ पे साइबॉर्ग बॉटनी का इस्तेमाल किया होगा, तो उस केस में क्या होगा, किसान को पता लग जाएगा, वो अपनी फसल को बचा पाएगा। ठीक है, फिर मान लो हमने चावल लगाए हैं, जैसे अब ना स्मार्ट राइस के इसमें बात होती है। स्मार्ट राइस में पता लग जाता है, चावल बता देता है, सिग्नल दे देता है कि पानी की कमी हो रखी है, तो फिर किसान क्या कर सकता है, उस टाइम के ऊपर पानी लगा सकता है। फिर और भी टॉक्सिक केमिकल्स को डिटेक्ट करना। और इनफैक्ट ना, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि अगर आप सही समय के ऊपर सही इनपुट्स अपने सही मात्रा के अंदर अपने प्लांट्स को, अपनी मिट्टी को देते हो, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो दरअसल में साइबॉर्ग बॉटनी इन्हीं सब चीज़ों में यहाँ पे हेल्प करता है। ये जो वर्ड आया है ये साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म से ही आया है, जहाँ बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी आपस में मर्ज कर जाते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। अभी आज के समय बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है साइबॉर्ग बॉटनी के ऊपर, ताकि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे बढ़ पाएँ। ठीक है ना, मैकेनिज्म मैंने आपको समझा ही दिया कि जो प्लांट्स होंगे वो नेचुरली यहाँ पे इंटरनल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जो हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, एंड नैनो वायर्स के माध्यम से पॉलीमर्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, रियल टाइम वो कम्युनिकेट करेंगे, सिग्नल्स हम डिटेक्ट करेंगे, एंड उससे उनकी जो सेहत है, हेल्थ है, उसके बारे में पता लग पाएगा। और इस तरह से क्या उनको दिक्कत आ रखी है, सूखा पड़ गया है या फिर पानी की समस्या है, कोई डिजीज़ आ गई है, ये हर एक चीज़ को डिटेक्ट करना हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के अंदर ये हमें बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, दैट इज मिथॉस एआई। देखो आप सब लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, आप सब लोगों ने गूगल जेमिनाई के बारे में सुना होगा, ऐसे ही आप लोगों ने क्लॉड के बारे में सुना होगा। ठीक है, क्लॉड के अलग अलग वर्जन आपने, सोनेट हो गया और बाकी वर्जन आपने सुने होंगे। अब जो क्लॉड मिथॉस एआई है ना,
ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक एक मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहली बात तो ये समझो कि इसको डेवलप किसने किया है, एंथ्रोपिक ने। देखो एंथ्रोपिक इज डूइंग सम वेरी अमेजिंग ग्रेट वर्क, ठीक है। एआई की फील्ड के अंदर आप लोग अगर देखो, अगर आप में से कुछ बच्चे इस्तेमाल करते हैं ना गूगल जेमिनाई या कोई भी और चीज़, तो उनको पता होगा कि इट इज़ गोइंग क्रेजी। मतलब एआई जो काम कर रहा है आज के टाइम, वो इंसान सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या काम यहाँ पे हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब चीज़ यहाँ पे एंथ्रोपिक ने डेवलप करी है, क्लॉड मिथोस। अब इसमें पता क्या है, आप लोग अपने सॉफ्टवेयर देखते हो, ठीक है ना। अब नोटिस करना, एक होते हैं हैकर्स। हैकर्स क्या करते हैं सर, हैकर ना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाएँ, कुछ हैकिंग कर पाएँ, कुछ खामियां हैं उस कोड के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हैकर्स को ये काम करने में कई दिन लग सकते हैं, पर ये हमारे एंथ्रोपिक ने क्या डिज़ाइन किया है, मिथोस एआई। वो पता क्या करेगा, वो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में भी इनफैक्ट क्या कर पाएगा, जो भी इस तरह के फ्लॉज हैं उनको डिटेक्ट कर पाएगा। देखो एक ना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अपनी साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर, जब आपने साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का मतलब ऐसी वल्नरेबिलिटीज या ऐसी खामियां जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता ही नहीं है कि उनके कोड के अंदर हैं, जो पहले अननोन होती है, उनको बोलते हैं जीरो डे। अब ये जीरो डे फ्लॉज को डिटेक्ट करना मिथोस एआई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कुछ ही मिनटों के अंदर ये उनको डेवलप कर मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो डेवलपर्स को पहले कभी पता ही नहीं थी। अब पॉइंट पता क्या है, अगर अभी फिलहाल के लिए ना ये जो आपका मिथोस एआई है, ये कुछ ही लोगों के पास है, इसको पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो मिथोस एआई है, ये गलत लोगों के हाथों में चला गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि रशियन हैकर्स के पास चला गया है, कुछ लोग बोलते हैं कि चाइनीज हैकर के पास चला गया है। अब उससे होगा पता क्या, ये जो हैकर्स है ना, अगर इनके हाथ में एंथ्रोपिक का ये जो क्लॉड मिथोस आ गया, तो वो लोग किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे बस सॉफ्टवेयर का देखेंगे, वहाँ पे अकॉर्डिंगली उसकी क्या खामियां हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको 2 मिनट में पता लग जाएंगी। और उनके लिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट इज़ द इंटायर इशू। तो पॉइंट ये है कि मिथोस यहाँ पे एक्टिवली इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ, इनपुट वगैरह टेस्ट कर देता है, और उसको पता लग जाता है कि क्या क्या कमजोरियां, क्या क्या वीकनेसेस है उसके अंदर। तो जैसे एक रियल वर्ल्ड बेसिस के ऊपर हैकर काम करता है ना, उसी तरह से ये खुद मिथोस एआई भी साइबर अटैक यहाँ पे करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि मिथोस को पब्लिकली रिलीज ही नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक सिलेक्टेड संस्थाओं को दिया गया है। अब इसके नाम क्या है, किसको दिया गया है, ये नहीं बताया गया, पर ऐसा माना जा रहा है कि जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबको यहाँ पे दिया गया है, ताकि थोड़ा सा ये अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसको यहाँ पे अभी टेस्ट कर पाए। पर दिक्कत वही है कि यहाँ पर भले ही रिस्ट्रिक्टेड है, पर यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इनको जो कोड है मिथोस एआई का, वो लीक हो चुका है, एंड इस वजह से बहुत सारे जो इलीगल हैकर्स है ना, वो यहाँ पे इनका एक्सेस लेकर दुनिया भर के अंदर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। बाकी देखो स्पीड एसिमेट्री है। अब देखो आप समझना इसका मतलब, देखो एक होता है जिसको यहाँ पे डिफेंड करना है। डिफेंड मतलब कि आपको कोशिश करनी है कि आपकी साइट हैक ना हो, आपका सॉफ्टवेयर हैक ना हो। एक होते हैं आपके हैकर। होता पता क्या है, जो डिफेंडर होता है ना, वो हमेशा नुकसान में होता है। क्यों नुकसान में होता है, क्योंकि हैकर को क्या करना है, सिर्फ एक गलती ढूंढनी है और अटैक करना है। डिफेंडर को हर बार कोशिश करनी है कि हैकर को कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ना मिल पाए। ये पहले ही जो गेम था ना, ये हैकर के फेवर में था, डिफेंडर के अगेंस्ट था पहले ही। पर इस एआई के आने की वजह से, जो मिथोस एआई के आने की वजह से, जो हैकर है उसको और ज्यादा पावर यहाँ पे मिल गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले अटैक महीनों महीनों में होता था, अब वो कुछ मिनटों में हो पाएगा। डिफेंडर बेचारे को अपना कोड ठीक करने के अंदर, पैचेस लगाने के अंदर कई महीने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाले समय के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इससे वेपनाइजेशन हो जाएगा वल्नरेबिलिटीज का, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, गलतियां ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। एंड इनफैक्ट ना यहीं पर आपको क्लॉड का, या रेदर आई शुड से एंथ्रोपिक का, एक प्रोजेक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ये जो प्रोजेक्ट है, ये एंथ्रोपिक इसको लीड कर रहा है। एंड यहाँ पर इसने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ यहाँ पे ये कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से। पॉइंट पता वही है कि हम चाहते हैं, मतलब एंथ्रोपिक ये चाहता है कि जो एआई बेसिस के ऊपर साइबर सिक्योरिटी है, वो यहाँ पे बेहतर हो पाए।
इसके लिए इसने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया है। तो उन कंपनीज़ के अंदर डिटेक्ट किया जाएगा कि क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ थी, जो भी हिडन फ्लॉज़ थे, जो उनको भी नहीं पता थे, उनको यहाँ पे हम टेस्ट कर पाएँगे। नहीं तो पता क्या था, जो ट्रेडिशनल तरीका था ना अपनी कोड को देखने का या फिर वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढने का, वो बहुत ही महँगा और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था। पर मिथोस के ये जो प्रोजेक्ट मतलब मिथोस के आने से और ये जो एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट ग्लासविंग है, इसके माध्यम से जो एक्सेस होगा, कुछ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा ताकि इसका मिसयूज़ भी ना हो एंड अपने पास ही रहे। पर जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं आगे जाके ये दिक्कत बहुत ज़्यादा दे सकता है। कल को इसके कोड का थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि मिथोस एआई डेवलप कैसे हुआ है, इसके कल को सस्ते वर्ज़न आ सकते हैं मार्केट के अंदर, गलत लोगों के हाथ में जा सकता है एंड इसका नुकसान भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि मिथोस एआई का फ़ायदा शायद कम हो, शायद नुकसान ज़्यादा हो। देखते हैं कि ये क्या चीज़ क्या हो सकती है। पर इतना ज़रूर क्लियर है कि देखो जो जिस रफ़्तार से एआई आज के समय दुनिया को बदल रहा है ना, किसी को नहीं पता 1 हफ़्ते बाद क्या होने वाला है, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ग्रासरूट्स बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस। इसको समझेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है ग्रासरूट बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस का। देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, एनबीए के बारे में। आप लोगों ने एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा होगा, स्टैटिक पोर्शन ही है, उसी की रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, एनबीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के माध्यम से इसको बनाया गया था। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि आपके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको कंजर्व करना। प्लस देखो होता पता क्या है कि आप लोगों ने ना एक कॉन्सेप्ट सुना होगा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का। ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अंदर। इसका पॉइंट यही होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से या ट्रेडिशनल नॉलेज को फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो आम लोगों के अंदर भी उनका बेनिफिट्स शेयर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है, उसने कोई मेडिसिन बनाई, ठीक है ना? अब मेडिसिन के लिए उसने किसी प्लांट का इस्तेमाल किया। अब वो जो प्लांट है और उसका बेनिफिट जो है, जितना कमाई हुई, उसका कुछ बेनिफिट जो प्रॉफिट्स हैं, वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, सरकारों के साथ भी शेयर होना चाहिए। यही होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। तो ये अथॉरिटी उसी चीज़ को देखती है, हर एक चीज़ को रेगुलेट करती है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन-सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एनबीए के अंदर आपके एक चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हर एक चीज़ को ये रेगुलेट करना, इक्विटेबल ढंग से बेनिफिट शेयरिंग हो जो मैंने अभी आपको समझाया, वो यहाँ पे देखते हैं एंड एक तरह से सरकार को एडवाइस किया जाता है कि कैसे इन चीज़ों का सही इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आम लोगों की जो लोकल जानकारी है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अगर कुछ क्लेम्स हैं, कोई इल्लीगल क्लेम्स हैं, उसको यहाँ पे अपोज करना भी इन्हीं का काम हो जाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। अभी हुआ पता क्या है कि हमारी सरकार ने और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने मिलकर एक 5 साल का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर सिक्योरिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमेटी प्रोजेक्ट। ये 40 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एक प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए हम आम लोगों को इसके अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमें एक बात पता है कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है, वो बिना लोगों की सहायता के लोकल डेवलपमेंट को साथ में लिए हुए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि गाँव-गाँव के साथ इस चीज़ को हम यहाँ पे कनेक्ट करें। आम लोगों के रोज़गार भी इस चीज़ के साथ कनेक्ट हो पाएँ। तो इस वजह से हमने ये किया है। इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यूएनडीपी और साथ-साथ आपकी जीईएफ जो है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, यहाँ पे साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बेसिकली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे इसके अंदर चाहते हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका तमिलनाडु के अंदर सत्यमंगलम आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगी, मेघालय के अंदर आपको गैरो हिल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर हमें इनको प्रोटेक्ट करना है तो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरे लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच यहाँ पे रखी जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम गाँव के अंदर आपके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं। तो उन्हीं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर हम चाहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्लूड किया जाए। तो ग्राम पंचायत को, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज को और हम स्ट्रेंथन करें। लोकल लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यहाँ पे होनी चाहिए। फिर हम चाहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग हो। मैंने अभी बताया ना कि अगर किसी कंपनी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बेनिफिट्स जो हैं, वो प्रॉफिट्स जो हैं, वो लोकल कम्युनिटीज़ और सरकार के साथ शेयर होने चाहिए। ये भी यहाँ पे इंश्योर हो रहा है। प्लस बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना?
कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे एंड लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे कि ताकि देश भर के अंदर वही सेम प्रैक्टिस को हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएँ। महिलाओं का क्या रोल होगा, शेड्यूल कास्ट ट्राइबल लोगों का क्या रोल होगा, ये हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी और उसके माध्यम से उनके लिए रोजगार भी जनरेट होंगे और हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर पाएंगे। तो इससे लोकल गवर्नेंस प्रमोट होगी और इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भारत के NBSAP के साथ भी यहाँ पे मैच करती हैं। व्हाट इज NBSAP? नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। ये भारत का रोड मैप है कि हम बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करेंगे, उसी रोड मैप के साथ ये लिंक होती हैं। फिर हमारे नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसमें भी हमारी मदद करेंगे। एंड लास्टली हमारा जो 30/30 बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, 30/30 आप समझते होंगे, 2030 तक ना हमें क्या करना है, मिनिमम 30% लैंड एंड जो ओशियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। दैट इज द 30/30 बायोडाइवर्सिटी टारगेट। तो उसके अंदर भी हमारी मदद कर पाएगा। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये इन सब चीज़ों के अंदर हेल्प कर रहा है, जहाँ पर हम लोकल लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसी को यहाँ पे भी रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से है, दैट इज रिगार्डिंग विरली खंडार मेगालिथिक साइट। अब मेगालिथ आप मीनिंग समझते होंगे, बड़े बड़े आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टोन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट पता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन की, वहां पर आपको भंडारा डिस्ट्रिक्ट जो देखने को मिलता है ना, वहां पर एक साइट डिस्कवर करेगी एट विरली खंडार। अब इस पर्टिकुलर साइट के बारे में कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? सबसे पहला यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखना, इसको हम बोलेंगे क्या, विल कॉल इट अ कंपोजिट मेगालिथ स्ट्रक्चर। क्यों कॉम्पोजिट क्यों बोला जा रहा है इसको? कॉम्पोजिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, दो चीजों को कंबाइन करके कोई चीज आती है ना, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट मेगालिथिक, मतलब कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर। अब इसमें पता क्या है, इसमें आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पर एक तो यहाँ पे ऐसे साइड में स्टोन्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एक सर्कुलर ढंग के अंदर, और उसके बीच में यहाँ पर आपको एक मेगालिथ आपको देखने को मिल जाता है। ये वाली चीज हमने कभी देखी नहीं थी, जहां पर हमने दो चीजों को कंबाइन किया कि आपके स्टोन सर्कल्स भी हैं और आपके जो मेगालिथ जिनको हम लोग मेनहिर MENHIR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अपराइट स्टोन्स जो होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। ये वाली चीज बहुत ही अलग सी चीज है, आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इसकी भी हम यहाँ पे देखेंगे कैसे बरियल्स होते थे उस टाइम के ऊपर। प्लस एट द सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या हुई है, यहाँ पर हमें जो विरली खंडर मेगालिथिक साइट है इसके अंदर हमें पॉट्स मिले हैं, पॉट्स, ठीक है ना, जैसे घड़े नहीं होते, घड़े मिले हैं। अब नॉर्मली जो घड़े होते हैं उनको हम सीधा रखते हैं, राइट, पर यहाँ पर जो हमें घड़े मिले हैं ना ये उल्टे थे। उल्टे मतलब जो ओपन वाला फेस था वो नीचे की तरफ था। नॉर्मली हम ओपन वाला फेस ऊपर रखेंगे ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जितने पॉट्स हमें मिले वो सारे के सारे पॉट्स इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टी पोजीशन के अंदर मिले। एक पॉट दूसरे को कवर कर रहा है ऐसा भी हमें देखने को मिला। अब ये बड़ा ही यूनिक पॉटरी फीचर हमें देखने को मिला। अलग अलग लोगों की जब डेथ हो जाती थी शायद कुछ ऐसे उनको बरी किया जाता था, मतलब उनके जो अवशेष होते थे शायद इसमें डाले जाते थे। तो इसके रिगार्डिंग अभी स्टडी होएगी। ये अभी जो साइट मिली है इसने हमें बहुत सारी नई नई चीजें हमारे सामने लेकर रख दी हैं। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता था, क्या रीजन था। तो और ज्यादा हमारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे इनहेंस होगी, हमारी नॉलेज इन चीजों के बारे में इनहेंस होगी। तो लगभग 50 ऐसे पॉट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर हमें यहाँ पे पॉटरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। प्लस हमें कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स जैसे नेकलेस हो गया, आयरन इंप्लीमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, गोल्ड इयरिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेड बोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिली हैं। और यहाँ पर ना हमने इस्तेमाल किया एक्सिलरेटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ताकि हमें पता लग जाए कि डेट क्या थी, मतलब किस टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना एक्सिलरेटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पर हम C14 जो कार्बन 14 है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे सैंपल्स के अंदर, ताकि ये जो बच गई हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं इनके हम यहाँ पे डेट को हम यहाँ पे समझ पाएं। तो डेफिनेटली इससे बहुत सारे नए नए इंसाइट्स आएंगे, हम समझ पाएंगे चीज़ों को कि कैसे चीज़ें हुई थी। बाकी देखो जो मेगालिथिक साइट्स हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। मेगालिथिक साइट्स में क्या होता है, बड़े बड़े स्टोन्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज बरियल्स या फ्यूनररी प्रैक्टिसेस। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि 1500 BC से लेकर 500 CE के बीच में ये जो मेगालिथिक साइट्स वाली एज है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कई ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉलिथिक मतलब होता है जहाँ पर मल्टीपल स्टोन्स होते हैं। मोनोलिथिक में आपका सिंगल स्टोन वाले स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये दो तरह की मेजर मेगालिथिक आपको देखने को मिल जाती है भारत के अंदर। तो ये साइट के बारे में आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी।
अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में। देखो ताइवान की जब हम बात करते हैं ना, तो ताइवान मेडिटेरियन सी के अंदर नहीं है, ताइवान बल्कि आपका ईस्ट एशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी के बीच में लोकेटेड आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा। सेकंड बात कर रहा है राजा रवि वर्मा जी के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल इनका जो आर्ट वर्क था इसमें इन्होंने इंडियन एपिक्स महाभारत रामायण पुराण यहाँ से आपने जो सीन्स यहाँ से इन्होंने लिए, बिल्कुल दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें पेमेंट बैंक्स की, तो पेमेंट बैंक्स के लिए देखो जो कमेटी थी वो नरसिम्हन कमेटी नहीं थी, नचिकेत मोर कमेटी आपको देखने को मिलती है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो उसके द्वारा रिकमेंडेड थे। तो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट 4 की बात करें राइट टू सेफ ट्रेवल की, तो यस आर्टिकल 21 के अंदर अब इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है राइट टू लाइफ के अंतर्गत, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।